3 साल तक उसकी जबरदस्ती की गई पॉसेसन बने रहने के बाद मेरी पैटर्न अचानक बैंकरप्ट हो गई। क्लोई ने मेरे लिए एक बड़ी रकम छोड़ दी और बिल्कुल शांत चेहरे के साथ अपनी मौत की तैयारी करने लगी। जाने से पहले उसने मुझसे सिर्फ एक बात कही, मेरा मजाक मत उड़ाना और अब तुम आजाद हो। लेकिन मैंने बस हल्का सा सिर हिला दिया, क्योंकि अब लेने की बारी मेरी थी। क्लोई के बैंकरप्ट होने की खबर आग की तरह फैल गई, और खबर सच ही थी, क्योंकि उसकी तथाकथित सहेलियां सबसे पहले मुझ पर नजर डालने लगी थी। किसी औरत को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उसका आदमी छीन लेना। फोन पर एक औरत बेहुदा बातें कर रही थी। मैं झल्लाकर बोला, तुम्हारी समस्या क्या है? अगर इतनी ही जरूरत है तो अपना हाथ इस्तेमाल करो। उसकी शर्म और गुस्से से भरी आवाज को नजरअंदाज करते हुए मैंने कॉल काट दी और नंबर ब्लॉक कर दिया। पीछे से हल्की थकी हुई हंसी सुनाई दी। क्लोई धीरे धीरे चलकर आई, सोफे पर मेरे पास बैठी और अपनी बाहें मेरे चारों ओर लपेटकर मेरे सहारे टिक गई। मैंने तुम्हें पहले कभी गुस्सा होते नहीं देखा, उसने कहा। मुझे लगा था तुम एक पपी हो, लेकिन लगता है तुम्हारा एक वाइल्ड साइड भी है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अफसोस, मुझे ये बहुत देर से पता चला। अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी वह ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे अभी भी सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। कुछ देर चुप्पी रही, फिर उसने अचानक पूछा, जो कार्ड मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ है? उसमें मैंने $2 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। उसने मेरी ओर देखा। इथन, जैसा तुम हमेशा चाहते थे, अब तुम आजाद हो। उसके चेहरे का आधा हिस्सा अंधेरे में छिपा हुआ था। उसके चेहरे पर क्या चल रहा था समझना मुश्किल था। हाँ, मैं हमेशा आजादी चाहता था, लेकिन अगर सच कहूं तो मैंने कभी उसे छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। उसके साथ रहना बुरा नहीं था, पैसा था, वह खूबसूरत थी, मेरी हर जरूरत पूरी होती थी। बस एक समस्या थी, वह जरूरत से ज्यादा कंट्रोलिंग थी। मैं ऐसा इंसान नहीं था जो चुपचाप सब सह ले, इसलिए कभी कभी मैं जवाब दे देता था और उसे चिढ़ा भी देता था। कुछ पल सोचने के बाद मैंने सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम सच में बैंकरप्ट हो गई हो? उसने चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और धीरे से हूं कहा। आवाज खत्म होते ही उसने जोड़ दिया, कृपया मेरा मजाक मत उड़ाना और अब तुम जा सकते हो। उसकी टांगें बेचैनी से हिल रही थी। ये साफ था कि उसके अंदर बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी। मैंने फिर पूछा, तुमने अपना सारा पैसा मुझे दे दिया, अब खुद क्या करने वाली हो? जवाब में सिर्फ लंबी खामोशी मिली। मैंने बाथरूम में मिला एक डैगर उठाकर मेज पर फेंक दिया। इससे क्लोई की आवाज धीमी हो गई। उस बारे में बात मत करो। फिर उसने कहा, तुम हमेशा आजाद होना चाहते थे, है ना? अब जा सकते हो। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। अब मेरे पास वो ताकत भी नहीं बची। मैंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखता रहा। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि जब मैं पहली बार क्लोई से मिला था तब कितना बदहाल था। बस इतना याद है कि मैं इतना कंगाल हो चुका था कि कर्ज चुकाने के लिए अपना शरीर बेचने वाला था। तभी क्लोई आई। उसने एक ब्लैक कार्ड निकाला और मुझे खरीद कर अपने साथ घर ले गई। उसे मिलने से पहले मैं क्लोई के बारे में सुन चुका था, और जो कुछ भी सुना था उसमें एक भी बात अच्छी नहीं थी। मैंने उसके घर से भागने की कोशिश एक बार नहीं कई बार की, लेकिन हर बार पकड़ा गया। उसने मेरे दांत में ट्रैकर लगवा रखा था, मेरे कमरे में कैमरे लगे हुए थे। मैं सिर्फ वही फोन और लैपटॉप इस्तेमाल कर सकता था जो वह देती थी। मेरी जिंदगी का हर हिस्सा उसके कंट्रोल में था, यहाँ तक कि मैं कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करूंगा ये भी वही तय करती थी। मेरी सारी बगावत उसके लिए किसी बिल्ली के बच्चे की खरोंच जैसी थी, लेकिन हर बार मुझे सजा मिलती थी। कभी मुझे पियानो से बांध दिया जाता, कभी पॉमल हॉर्स पर, हमेशा ऐसी पोजीशंस में जो उसे पसंद हो। मैं किसी ऐसे इंसान से संपर्क नहीं कर सकता था जिसे क्लोई अप्रूव न करती हो, चाहे वो आदमी हो या औरत। और अगर उसने मुझे किसी ऐसे इंसान से बात करते पकड़ लिया तो वो इंसान हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से गायब हो जाता। काफी समय तक मैं उससे डरता रहा। हमारा रिश्ता धीरे धीरे कुछ अजीब और टेढ़ा मेढ़ा बन गया। मेरे अंदर उसके लिए जो फीलिंग्स थी उनमें हमेशा डर मिला रहता था। लेकिन इंसानी भावनाओं को कंट्रोल करना आसान नहीं होता, और अब शायद पहली बार मेरे पास मौका था कि मैं कंट्रोल अपने हाथ में ले सकूं। ये सोचकर मैंने सिर हिलाया। अब लेने की बारी मेरी है, तो तुम इसके बारे में क्या करोगी? क्लोई कुछ पल चुप रही, जैसे वो शब्द ही नहीं निकाल पा रही हो। लेने की बारी? मैं भी एक पल के लिए रुक गया। कमाल है, जो मुंह में आया बोल दिया। लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं था। मैंने खांस कर कहा, मान लो कि अब मैं तुम्हारी सर्विसेज खरीद रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मैंने इन सालों में काफी पैसे बचाए हैं, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी किया था। अगर सब बेच दूं और तुम्हारे दिए हुए लग्जरी कार्स और वॉचेस भी, तो शायद तुम्हारे कुछ कर्ज चुकाए जा सकते हैं। उसके चेहरे पर हल्की सी भावुकता उभरी, लेकिन अगले ही पल उसकी भौहें सिकुड़ गईं। एक कैप्टिव होने के बावजूद तुम्हें अपने एसेट्स की पूरी जानकारी है। मैंने देखा उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं, उसका शरीर तन गया था, जैसे किसी भी पल भागने के लिए तैयार हो। उसकी बातों के साथ ही कमरे का माहौल अचानक ठंडा हो गया। मैं अनजाने
घबराने में थोड़ा पीछे सरक गया और अगले ही सेकंड क्लोई खड़ी हो गई। उसने सोफे पर दोनों हाथ मेरे दोनों तरफ रख दिए। मैं उसके बीच फंस गया, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ करता था। हमेशा भागने की कोशिश करते हो। उसकी नजरें मुझ पर टिक गईं, जैसे कुछ और कहना चाहती हो, लेकिन फिर उसने अपना लहजा बदल लिया। खैर, अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई एथन, मेरे मन बदलने से पहले चले जाओ। 3 साल में पहली बार मैंने उसकी तरफ आंखें घुमाई, फिर डोरबेल मॉनिटर की तरफ इशारा किया। सीरियसली, तुम्हें लगता है तुम्हारे पास पछताने का समय है? बाहर क्रेडिटर्स की पूरी भीड़ खड़ी है। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि क्लोई ने स्क्रीन की तरफ देखा और अचानक मुझे दरवाजे से धक्का देकर चिपका दिया। वह धीरे से फुसफुसाई, डेबिट कलेक्टर्स दरवाजे पर खड़े हों, ऐसा मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया। क्लोई, मैं दांत भींचकर बोला। अंदर की आवाजें शायद बाहर तक पहुंच गई थीं। मॉनिटर पर खड़े लोग अब और ध्यान से दरवाजे को देख रहे थे और इस सब की जिम्मेदार औरत मेरे ऊपर झुकी हुई थी। वह मेरे कान के पास फुसफुसाई, थोड़ी देर बाद थोड़ा जोर से चिल्लाना, उन्हें सुनने दो ताकि वो दरवाजा तोड़कर अंदर आए और मुझे मार दे। उसकी आवाज शांत थी, जैसे वह सच में अपनी मौत की बात कर रही हो। उसकी बात सुनकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन क्लोई ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। उसने मेरे दोनों हाथ पीछे कर दिए और फिर रस्सी उठाने लगी। मैंने छूटने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे मेरी मौजूदगी से बिल्कुल बेपरवाह थी। अपने आप से बुदबुदाते हुए बोली, मुझ पर इतना कर्ज है, शायद वो लोग मुझे टुकड़ों में काट कर बेच देंगे। फिर हल्का सा हंसी, मजेदार बात है, वैसे भी किसे परवाह होगी। पता नहीं कितना समय बीत गया। आखिरकार मेरे हाथ आजाद हुए। मैंने गुस्से में रस्सी उठाकर फर्श पर फेंक दी। एक हाथ कमर पर रखा, दूसरी उंगली उसकी नाक की तरफ तान दी। भूल मत जाना, अब लेने की बारी मेरी है। मैं तुम्हारा पेट्रन हूँ और अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। क्लोई ने तुरंत अपना शांत चेहरा वापस पा लिया। उसकी आंखों में हल्की शरारत चमक रही थी। अच्छा, तो आपके क्या आदेश हैं पेट्रन? मैंने कुछ पल सोचा, फिर कहा, सबसे पहले खुद को मारने की कोशिश नहीं करोगी और ये नाटक बंद करो। इसके बाद मैंने अपनी जेब से एक नया क्रेडिट कार्ड निकाला और मेज पर रख दिया। जानबूझकर थोड़ा रौब झाड़ते हुए बोला, ये मेरे नाम का कार्ड है। पिछले कुछ सालों की मेरी सारी सेविंग्स इसमें हैं, लगभग 40 या 50 मिलियन। क्लोई की आंखें फैल गईं। मैंने उसके सामने कुछ प्रॉपर्टी डीड्स रखे, फिर कई वॉच बॉक्सेस और उनके सर्टिफिकेट्स भी निकाल कर रख दिए। इन सबको बेच दो, कम से कम और भी बहुत पैसा मिल जाएगा। मैंने दोनों हाथ कमर पर रखे। उसका पुराना अंदाज चुराने में मुझे मजा आ रहा था। सब इस्तेमाल कर लो, अपने कर्ज चुकाओ, कम से कम तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार तो मिलेगा। क्लोई कुछ देर तक उन चीजों को देखती रही, फिर बोली, ठीक है, तो बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे उसका लहजा पसंद नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी इतनी बड़ी कोशिश भी सिर्फ उसे कंट्रोल करने का एक तरीका हो। लेकिन सच कहूं, किसी पर पैसे खर्च करके उसकी मदद करना काफी अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। सबसे पहले मेरे दांत से ट्रैकर निकलवाऊंगा। उसके चेहरे पर नजर रखते हुए मैं आगे बोला, और फिर वही ट्रैकर तुम्हारे अंदर लगवाऊंगा। क्लोई ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली। बस इतना ही काफी था। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना निकल आया। शायद सालों की कंडीशनिंग थी। मेरे अंदर का कोई हिस्सा दिमाग से पहले खतरे को पहचान लेता था। मुझे उसकी दी हुई सारी सजाएं याद आ गई, लेकिन फिर भी मैं बोलता गया, आज से तुम्हारी हर मूवमेंट मेरे कंट्रोल में होगी। कहीं भी जाने से पहले मुझे बताओगी और किसी आदमी के साथ दिखाई नहीं दोगी। मैं एक पल रुका, फिर पूरी गंभीरता से बोला, और हाँ, मुझे मिंट टूथपेस्ट पसंद नहीं है। आज से लेमन फ्लेवर इस्तेमाल करना। क्लोई लगातार मुझे देख रही थी। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, लेने का खेल तुम उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छे से खेल रहे हो। फिर उसने पूछा, तो क्या तुम मुझे उतनी ही कठोर सजा दोगे जितनी मैंने तुम्हें दी थी? मैंने तुरंत जवाब दिया, सपनों में। आने वाले दिनों में मैंने अपनी हर छोटी बड़ी कल्पना पूरी करनी शुरू कर दी। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, मैं उसका हल्का फुल्का बदला लेने लगा। उसके ऊपरी जबड़े के पीछे वाले दांतों में अब ट्रैकर लगा हुआ था। उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी अब उसके कंट्रोल में नहीं थे। फोन, टैबलेट, लैपटॉप सब मेरे अकाउंट से जुड़े हुए थे। मैं उसकी हर एक्टिविटी देख सकता था और बाहर की दुनिया उसके लिए तो वैसे भी बंद थी, क्योंकि क्रेडिटर्स पूरी दुनिया में उसे ढूंढ रहे थे। इसलिए उसे घर में ही रहना पड़ता था और मुझे ये बात काफी पसंद आ रही थी। एक रात काफी देर हो चुकी थी। कई दिनों से घर में बंद क्लोई कुर्सी पर बैठी अपना खाना खा रही थी। मैं सोफे पर बैठा उसे देख रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने उसकी तरफ इशारा किया, मुझे ये कुर्सी पसंद है। क्लोई ने तुरंत हाथ बढ़ाकर कुर्सी को छुआ। उसकी सतह, कोने और मजबूती जांचने लगी, फिर सिर हिलाया। नहीं, ये बहुत सख्त है, तुम्हें दर्द होगा। मैंने भौं उठाई। मुझे दर्द क्यों होगा जब तुम नीचे होगी? क्लोई ने अपना कटोरा नीचे रखा, आखिरी निवाला निगला, फिर पूरी शांति से बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हें ऊपर देखकर खुश हो जाऊंगी मेहनत करते हुए। मैं
मैं एकदम चुप हो गया। ये कैसी अजीब बात थी, कंट्रोल तो मेरे हाथ में था। एक दूसरी रात, क्लोई अपनी डेस्क पर बैठी किसी काम में लगी हुई थी। मैं दरवाजे के पास खड़ा उसे देख रहा था। कुछ देर बाद उसका फोन बजा। उसने कॉल उठाई। अभी करो। उसके कॉल पर व्यस्त होते ही मैं चुपचाप डेस्क के नीचे घुस गया। उसकी कुछ अजीब पसंदों की वजह से मुझे पता था कि इस ऑफिस चेयर के आगे वाले 2 व्हील्स लॉक हो सकते हैं। जब वह फोन पर बहस कर रही थी, मैंने धीरे से व्हील्स लॉक कर दिए। कुछ देर बाद जब उसने कुर्सी हिलाने की कोशिश की तो वह वहीं फंस गई। फोन पर दूसरी तरफ वाला इंसान लगातार चिल्ला रहा था। उसकी आवाज और तेज होती जा रही थी। उधर क्लोई का ध्यान धीरे धीरे भटक रहा था। कुछ समय बाद कमरे में सिर्फ फोन से आती गुस्से भरी आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने उसकी तरफ देखकर होंठ हिलाए। मुझे लगा था तुम्हें ये पसंद है जब डेट कलेक्टर्स कॉल कर रहे हो। जारी रखो। क्लोई के चेहरे पर झुंझलाहट और शर्म का मिला जुला भाव आ गया। उसने होंठ काट लिए, जैसे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हो। काफी देर बाद मैं अचानक रुक गया, फिर अभी भी चल रहा फोन उसके सामने कर दिया और दूसरी तरफ वाले इंसान से कहा, सॉरी, क्या मैंने किसी चीज में बाधा डाल दी? जब मैं कमरे से बाहर निकला, क्लोई मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और यकीन न कर पाने वाली हैरानी भी। मैं मन ही मन मुस्कुराया। वाह, ये तो सच में अच्छा लगा। मुझे अपनी ये नई जिंदगी काफी पसंद आने लगी थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली। कुछ समय बाद क्रेडिटर्स फिर हमारे दरवाजे पर पहुंच गए और इस बार हालात पहले से भी बदतर थे। क्लोई अपने एप्रन का किनारा मरोड़ रही थी। कर्ज बढ़ता गया, बस बढ़ता ही गया। मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वह धीमे से बोली, क्योंकि तुम खुश लग रहे थे। मैं चाहती थी कि तुम्हें कुछ और अच्छे दिन मिल जाए। 3 पूरे दिन क्रेडिटर्स हमारे दरवाजे के बाहर डेरा डाले रहे। घर का आखिरी खाना भी खत्म हो गया। तब जाकर क्लोई टूट गई। मिस्टर पैटर्न, क्या इतिहास में कभी मुझसे ज्यादा बेकार रखी गई औरत हुई है? मैंने तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद। और शायद मुझसे ज्यादा बेकार पैटर्न भी कभी नहीं हुआ होगा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा, जैसे किसी पप्पी को सहला रहा हूं। उसने मुझे ऐसी नजर से देखा कि कोई भी डर जाए, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। सीधे फोन उठाया और 911 पर कॉल कर दिया। पता बताने के बाद मैंने थोड़ा शर्मिंदा होकर ऑपरेटर से कहा, हेलो ऑफिसर, यहाँ कुछ लोग इलीगल गैम्बलिंग कर रहे हैं और पब्लिक इंडिसेंसी भी। क्या आप एक गाड़ी भेज सकते हैं? 20 मिनट भी नहीं हुए थे कि पुलिस की सायरन सुनाई देने लगी। बाहर डेरा जमाए क्रेडिटर्स घबराकर हर तरफ भागने लगे। क्लोई ने दोनों हाथ कमर पर रखे। चेहरे पर तिरस्कार और हल्की सी तारीफ दोनों थी। मैंने भी पीछे नहीं हटते हुए जवाब दिया, कम से कम अब हम खाना खाने तो जा सकते हैं। आखिर में मैंने पुलिस को पूरी सच्चाई बता दी। नतीजा ये हुआ कि क्लोई और मुझे 3 दिन काउंटी जेल में बिताने पड़े। रिहा होने के बाद मैं उसे सीधे अपने पुराने अपार्टमेंट में ले गया। वही छोटा सा घर जहाँ सब कुछ लगभग वैसा ही था जैसा मैं छोड़ कर गया था। आरामदायक, शांत और घर जैसा। मैं पुरानी यादों में खोया हुआ था कि पूरे दिन चुप रहने के बाद क्लोई अचानक बोल पड़ी। कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया। चुप, क्या अब तुम्हारी बोलने की बारी है? मैंने उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाई। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे कर्ज चुकाने के लिए दे दी, अपना सारा पैसा भी। ये घर मेरी दादी का था। कम से कम इस बात के लिए शुक्रगुजार रहो कि हमारे सिर पर छत तो है। क्लोई कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुझे याद है तुम्हारी दादी बहुत बीमार थी, पैनक्रिएटिक कैंसर। मैं कमरे की सफाई करते हुए बोला, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए होते तो उनके आखिरी दिन सिर्फ दर्द में गुजरते। क्लोई धीरे से बोली, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी। मैंने उसकी तरफ देखा। पैनक्रिएटिक कैंसर के मरीज आखिर में बहुत तकलीफ झेलते हैं। उस समय मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे। पेन किलर्स तक नहीं खरीद सकता था, अच्छा खाना तक नहीं दे सकता था। ईथन, क्लोई ने बात बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं बोलता गया, पैसा बहुत सारी समस्याएं हल कर देता है। कम से कम मेरी दादी अपनी आखिरी सांस कुछ सम्मान के साथ ले सकी। वह मुझे देखती रही, फिर पूछा, तो क्या इसी वजह से तुम मुझे अपने साथ रख रहे हो, क्योंकि मेरे पैसों ने तुम्हारी दादी की मदद की थी? मैंने भी उसकी आंखों में देखा। सच तो कुछ और था। मैं कहना चाहता था कि मुझे वो पसंद है, कि मैं उसे क्रेडिटर्स के हाथों बर्बाद होते नहीं देख सकता, कि मैं उस घमंडी और ताकतवर क्लोई को इस तरह गिरते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन ये सब कहने का समय नहीं था। मैंने गला साफ किया, फिर अपने सबसे बनावटी पेट्रन वाले अंदाज में बोला, मान लो ऐसा ही है। वैसे भी मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहता हूँ, और इससे बेहतर मौका क्या होगा? वह फिर चुप हो गई। शायद बैंकरप्सी इंसान को निराश कर देती है, और निराश लोग कम बोलते हैं। मैंने फोन निकाला और टेक अवे ऑर्डर करने लगा। ऑर्डर कंफर्म होते ही मैंने सिर उठाया, और अगले ही पल क्लोई सीधे मेरी तरफ झपटी। उसके होंठ मेरे होंठों से टकरा गए। वह पूरी ताकत से मुझे सोफे पर दबाए हुए थी। मैं कुछ कह भी नहीं पाया, बस विरोध करने की कोशिश की। गुस्सा भी आ रहा था। कुछ सेकंड बाद वह रुकी, फिर बिजली जैसी तेजी से हरकत करने लगी, और अगले ही पल
हमारी जगह बदल चुकी थी। ठीक है मिस्टर पैटर्न, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप ऊपर रह सकते हैं। काफी देर बाद वह अपनी सफाई देने लगी। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे परेशान करना चाहते हो, तो मैंने तुम्हें मौका दे दिया। मेरा चेहरा गर्म हो गया। चुप रहो, तुम आखिर बोल क्या रही हो? क्लोई ने मासूम बनने की कोशिश की। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। मैं खुद को तुम्हारे सामने कंट्रोल नहीं कर पाती, सॉरी। फिर उसने धीरे से कहा, काश मेरे पास अभी भी पैसा होता। उसके आगे बोलने से पहले ही मैंने पास पड़ा तकिया उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया और आखिरकार वह चुप हो गई। खाना खाने के बाद मैं अपार्टमेंट साफ करने लगा। वो छोटा सा 1 बेडरूम अपार्टमेंट था और उसमें सिर्फ एक ही बिस्तर था। मैं काउच पर सो सकता हूँ, क्लोई ने जल्दी से कहा। मैं यहाँ पेट्रन हूँ, रूल्स मैं बनाता हूँ, मैंने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। तुम बेड पर सो, मैं काउच पर सो जाऊंगा। उस रात देर से काउच से किसी के 10वीं बार गिरने की आवाज सुनने के बाद मुझे समझ आ गया कि फॉर्मर क्वीन सोफा पर सोने के लिए बनी ही नहीं थी। मेरे कहने पर क्लोई जल्दी से बेड पर आ गई। वो मेरे पास सिमट गई और धीरे से फुसफुसाई, ईथन, ऐसे लग रहा है जैसे हम मैरिड कपल हों। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया, लेकिन मैंने हंसकर कहा, ड्रीम ऑन, हम कपल भी नहीं है, मैं तुम्हारा पेट्रन हूँ और क्रेडिटर भी। फिर मैं दूसरी तरफ मुड़ गया और अपने ब्लैंकेट को दांतों से दबा लिया ताकि मेरी चुपचाप निकल रही सिसकियां सुनाई न दे। आखिरकार मैं पेट्रन बन गया था, लेकिन अब सारा पैसा खत्म हो चुका था। अब मैं भी बैंकरप्ट था। हालांकि हम पूरी तरह ब्रोक थे, फिर भी मुझे क्लोए पर इतना भरोसा नहीं था कि उसे अकेले बाहर भेज दूं। इसलिए मैंने उसे घर पर रहने और पैसे कमाने के तरीके रिसर्च करने को कहा, जबकि मैं चुपचाप जॉब ढूंढने निकल गया। आखिर पेट्रन को थोड़ी डिग्निटी तो मेंटेन करनी ही पड़ती है। कॉलेज से निकलते ही केप्ट मैन बन जाना और जीरो वर्क एक्सपीरियंस होना, ये एहसास होने के बाद मैंने रेडिट खोला और सर्च किया। नो एक्सपीरियंस वाले कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए कौन सी जॉब्स अच्छी हैं? आंसर्स काफी ग्रिम थे। अगर तुम फिट हो तो डोर डैश, ऊबर और Amazon डिलीवरी वाला गिग इकोनॉमी ट्रायथलॉन करो। अगर उम्र ज्यादा है तो सिक्योरिटी, सैनिटेशन या सीनियर केयर। अगर कोई स्किल नहीं है तो फैक्ट्री वर्क, कस्टमर सर्विस या सेल्स। और अगर लाइफ चेंजिंग गैम्बल चाहिए तो हमेशा हाई रिस्क वेंचर्स अब्रॉड मौजूद है। मैंने चुपचाप फोन बंद कर दिया। क्या जॉब मार्केट सच में इतना खराब हो चुका था? फिर मैंने एक जॉब ऐप खोला। कुछ देर सर्च करने के बाद मुझे एक डिसेंट ऑफिस जॉब दिखी। 9 से 5, 20,000 पर मंथ। मैंने उस पर क्लिक किया। लोकेशन वियतनाम। ठीक है, मैं इनएक्सपीरियंस्ड हो सकता था, लेकिन इडियट नहीं था। आधे दिन की सर्च के बाद मुझे हाउसकीपर की जॉब मिल गई। जिस कपल ने मुझे हायर किया था वे काम पर चले जाते और मैं घर जाकर सफाई करता, लॉन्ड्री करता और बस। इतने से काम के लिए वे मुझे 30,000 पर मंथ देने वाले थे। जरूर बहुत अमीर होंगे। सर्विस एजेंसी की एजेंट ने डिटेल्स कंफर्म की। उन्हें जल्दी है, बेहतर होगा कि आप आज दोपहर से ही शुरू कर दें। उसने ऐसे कहा जैसे ये दुनिया की सबसे नॉर्मल बात हो। आप जानते हैं ना इन वर्कaholics का क्या हाल होता है। अगर एक दिन भी कोई घर देखने वाला ना हो तो पूरा घर बिखर जाता है। मैं उसे खाली नजरों से देखने लगा। सच कहूं तो मुझे नहीं पता था क्लोई भी वर्कहोलिक थी, लेकिन उसकी लाइफ कभी कैओटिक नहीं रही। समझ गए? एजेंट ने पूछा। आपको आज दोपहर से काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मैंने जल्दी से सिर हिलाया। जी समझ गया। जॉब मेरे अपार्टमेंट से काफी दूर थी, इसलिए रास्ते में मैंने जल्दी से कुछ खाने का फैसला किया। जब मैं खा रहा था तभी क्लोई का कॉल आया। तुम बाहर हो? उसने पूछा। हाँ, वह मैंने हैमबर्गर से भरे मुंह के साथ जवाब दिया। तुम्हारे पास पैसे हैं? उसने पूछा। मैं लगभग बर्गर में ही घुट गया। इतनी आयरनी थी कि मेरे गाल दर्द करने लगे हंसी रोकते रोकते। मैं उसे छेड़ने का मन दबाकर एक बहाना बना गया। मेरा एक दोस्त बहुत बुरे ब्रेकअप से गुजर रहा है, आज बस उसके साथ हूँ। शायद कार्ड्स खेलेंगे या कुछ हूप्स शूट करेंगे। दूसरी तरफ कुछ देर तक खामोशी रही। जब मैं बोल चुका तो उसने आखिर पूछा, तो तुम मेरे साथ डिनर नहीं करोगे? मैं रात तक वापस आ जाऊंगा, मैंने कहा। डिनर में जो चाहो ले आऊंगा। उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं खुद ही बोलता रहा। मैं काफी अच्छा पेट्रन हूँ, है ना? मैं तो अपनी वेयर अबाउट्स भी अपनी केप्ट वुमन को बताता हूँ, कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्होंने मेरे लिए कभी ऐसा करने की जहमत नहीं उठाई। इस बार क्लोई का जवाब तुरंत आया। सही कहा। सोचने पर एहसास हुआ कि क्लोई चाहे कितनी भी डोमिनियरिंग और एब्सोल्यूट रही हो, लेकिन वो कभी बिना कुछ बताए गायब नहीं हुई थी। खैर, मैं गायब तो नहीं हो रहा, मैंने कहा। बस थोड़ी देर के लिए बाहर हूँ। पेट्रन को थोड़ी फ्रीडम तो मिलनी चाहिए, है ना? तभी उस रात की बात याद आई। ऐसा लग रहा है जैसे हम मैरिड कपल हों। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज उठे और पता नहीं कब मैं बोल पड़ा। वैसे भी हमारी शादी नहीं हुई है। तुम्हारे कंट्रोल इश्यूज फिर से दिख रहे हैं। बाहर की तेज धूप से मेरा सिर थोड़ा चकरा रहा था। मैं सिर्फ अपना बर्गर खत्म करना चाहता था और हाउसकीपिंग जॉब के लिए कुछ टिप्स देखना चाहता था। मैं इतना डिस्ट्रैक्टेड था कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि दूसरी तरफ कितनी अजीब तरह की खामोशी छा गई थी। मैं उसके जवाब का इंतजार करता रहा और बर्गर खत्म करता रहा। आखिरी निवाला निगलने के बाद मुझे एहसास हुआ वो तो पहले ही कॉल काट चुकी थी। मैंने उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पैसे कमाने
कमाना और एम्प्लॉयर के लिए अच्छा काम करना ज्यादा जरूरी था। मुझे क्लोई का ख्याल रखना था। ये सोचकर कि फिलहाल क्लोई पूरी तरह मुझ पर डिपेंड कर रही है, मेरा मूड बेहद अच्छा हो गया। मैं अपार्टमेंट पर 20 मिनट पहले पहुंच गया। 30,000 पर मंथ के हिसाब से मुझे लगा था कि वहां या तो डिजास्टर जोन होगा या डिमांड्स की लंबी लिस्ट, लेकिन वो तो बस एक नॉर्मल अपार्टमेंट था और वो भी गंदा नहीं था। लॉन्ड्री हैम्पर में सिर्फ कुछ विमेन्स ड्रेसेस थीं जिन्हें देखकर लगता था शायद पहना भी नहीं गया था। फ्रिज में भी बस कुछ बॉटल्स ऑफ वाटर थी। मैंने जल्दी से पूरा अपार्टमेंट देखा और डाइनिंग टेबल पर एक नोट मिला। ऑल रिक्वायरमेंट्स वर गिवन टू द एजेंसी, जस्ट कंप्लीट द टास्क, दैट्स इट। मैंने हर रूम चेक किया। सारे ट्रैश कैंस का कूड़ा मिलाकर भी एक बैग पूरा नहीं भरता। $1,000 पर डे इसके लिए। मुझे गिल्ट होने लगा, इसलिए मैंने एक बकेट भरी और अपार्टमेंट की हर स्मूथ सरफेस को 2 बार साफ किया। क्लोजेट से थोड़े से कपड़े निकाले, उन्हें हवा लगवाई और आयरन किया। किचन और लिविंग रूम बार के हर डिश और ग्लास को पॉलिश किया। जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं हो गया कि अपार्टमेंट बिल्कुल स्पॉटलेस है, तब तक मैं रुका नहीं। आखिर में मैं सिर्फ हथेली जितने छोटे ट्रैश बैग के साथ बाहर निकला। डोर लॉक करने के बाद मैं एक पल रुका, फिर उसकी फोटो खींची और आई मैसेज पर एम्प्लॉयर को भेज दी। ऑल डन एंड लॉक्ड अप। लगभग तुरंत रिप्लाई आया, ग्रेट, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, देयर इज $200 अंडर द डोर मैट, बाय योरसेल्फ अ ड्रिंक। मैं शॉक्ड रह गया। मैंने जल्दी से रिप्लाई किया, ओ नो, इसकी जरूरत नहीं है, आप पहले ही मुझे इतनी अच्छी सैलरी दे रही हैं, मैं और पैसे नहीं ले सकता। रिप्लाई आया, मैं घर बहुत देर से पहुंचती हूँ, अगर तुम नहीं लोगे तो बिल्डिंग क्लीनिंग क्रू ले जाएगी, वैसे भी वो पैसे मुझे वापस नहीं मिलने वाले। मैं कुछ पल हिचकिचाया, फिर जवाब दिया, ऑल राइट देन, थैंक यू वेरी मच। इतनी अमीर, पानी की बोतल जितनी चीज के लिए भी $200 टिप दे रही थी। मुस्कुराते हुए मैंने तुरंत डिनर खरीदा और घर लौट गया। घर पहुंचकर मुझे क्लोए तुरंत नहीं दिखी। अपार्टमेंट इतना छोटा था कि एक नजर में पूरा दिख जाता था। वो छोटी सी बालकनी में बैठी शहर को देख रही थी। मैंने टेकआउट नीचे रखा और उसे डिनर के लिए बुलाया। वो बिना किसी विरोध के तुरंत उठ गई। उसकी लंबी टांगें किसी को भी जेलस कर सकती थी। वो 2 कदम में टेबल तक पहुंची, खाना रखा और चुपचाप खाने लगी। मैंने मन ही मन सांस छोड़ी। पहले क्लोई कभी ऐसा चीप टेकआउट नहीं खाती। पूरी शाम अजीब तरह से नॉर्मल रही। उसने खाना खत्म किया, अपनी डिश धोई और फिर लैपटॉप पर काम करने बैठ गई। दूसरी तरफ मैं पूरे दिन के काम से थक चुका था, इसलिए बस शावर लिया और सोने चला गया। नींद और जागने के बीच की उस हालत में मुझे लगा जैसे कोई फुसफुसाया, तुम भागना चाहते हो है ना, लेकिन तुम खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहे। वो शब्द किसी सपने की तरह धीरे धीरे गायब हो गए। अगले कुछ दिन भी लगभग ऐसे ही गुजरे। मैं दिन भर मेहनत से क्लीनिंग करता और रात को थक कर तुरंत सो जाता। क्लोई, जो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, हर दिन लैपटॉप पर पागलों की तरह काम करती रहती। मुझे अपनी नई जॉब बहुत पसंद थी। मैं कभी एम्प्लॉयर से मिला ही नहीं। सारी कम्युनिकेशन नोट्स या आई मैसेज के जरिए होती थी। मेरे काम की क्वालिटी पूरी तरह मेरे अपने स्टैंडर्ड्स पर निर्भर थी। 1 महीने बाद 30,000 समय पर अकाउंट में आ गए। मैं इतना खुश था कि खुशी से उछल सकता था। दूसरे महीने तक मेरी मोटिवेशन पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। लग रहा था क्लोई भी कुछ प्रोग्रेस कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में उसके चेहरे पर रहने वाली परमानेंट फ्राउन थोड़ी कम हुई थी, हालांकि वो अभी भी बहुत चुप रहती थी। आज अपार्टमेंट असामान्य रूप से साफ था, यहाँ तक कि वो ड्रेस भी जो आमतौर पर हैम्पर में पड़ी रहती थी, पहले से धुली हुई, सूखी हुई और टंगी हुई थी। मैं अपार्टमेंट में घूम कर देखने लगा। ट्रैश खाली था, फ्लोर स्पॉटलेस थे। मुझे लग रहा था जैसे पूरे अपार्टमेंट में सिर्फ मैं ही गंदी चीज हूँ। तभी मैं सोच ही रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। बेडरूम से लाउंज वेयर पहने एक वुमन बाहर आई। मैं चौंक गया। उसने पहले बात की, मैं तुम्हारी एम्प्लॉयर हूँ, सैरा। मैंने तुरंत मुस्कुराहट ओढ़ ली। ओह हेलो मिस सारा, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप आज घर पर होंगी। सारा ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। तो यहाँ काम करना कैसा लग रहा है? थकाने वाला तो नहीं है? थकाने वाला? इतने हल्के वर्कलोड के साथ मैं शिकायत करने वाला कौन होता? उसके पूछने पर मुझे थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। जॉब बहुत अच्छी है, मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए। सैरा किचन आइलैंड तक गई और मेरे लिए एक ग्लास वाटर डाला। थोड़ा आराम कर लो, आज क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। शायद अपने घर में होने की वजह से वो काफी फॉरवर्ड और फैमिलियर लग रही थी। मैंने ऑकवर्डली ग्लास ले लिया। अगर क्लीनिंग नहीं करनी तो मैं चलता हूँ, आपको आराम करने देता हूँ। मैंने पानी खत्म किया और जाने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक सारा बोली, ईथन। उसका टोन बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे अच्छी तरह जानती हो। तुम्हें मैं याद नहीं हूँ? हम कॉलेज में साथ थे। मैं स्तब्ध रह गया। कॉलेज में मैं या तो क्लास में होता था या काम पर। मैंने कभी क्लासमेट्स पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और क्लोई के साथ बिताए पिछले कुछ सालों में तो मेरा अपने पुराने जानने वालों से पूरा संपर्क ही टूट गया था। मैंने कभी किसी से दोबारा जुड़ने की कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की याद करने की, लेकिन मैं उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, उसने कहा, उस समय भी तुम किसी पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और कई साल बीत चुके हैं, याद न रहना नॉर्मल है। इसलिए मैंने सबसे जरूरी सवाल पूछा, क्या हायर करने से पहले आपको पता था कि वो मैं हूँ? क्या आपने एजेंसी में मेरी फाइल देखी?
मुझे पहचान लिया और फिर हायर किया? क्या इसी वजह से सैलरी मार्केट रेट से इतनी ज्यादा है? क्या ये कोई स्पेशल फेवर है? सैरा हल्का सा मुस्कुराई। तुम ऐसा तो नहीं सोच रहे कि अब किसी हीरो की तरह जॉब छोड़ दोगे? मैं ऐसा नहीं करता। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मैं उसकी जेनरोसिटी का फायदा उठा रहा हूँ, जैसे उसने मेरी झिझक समझ ली हो। सारा बोली, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। क्या? कल दोपहर मेरी यहाँ एक मीटिंग है, कोई बिजनेस डिस्कस करने आ रहा है। क्या तुम रुककर थोड़ी मदद करोगे? मीटिंग खत्म होने के बाद बस थोड़ी क्लीनिंग कर देना। मुझे लगा था वो कोई बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करने वाली है। ऑफ कोर्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी ये मेरे जॉब का हिस्सा है, ये फेवर नहीं है। सारा ने बड़े आराम से अपने पानी की चुस्की ली, फिर भी एडवांस में थैंक यू। अगले दिन 30,000 अर्न करने के पूरे इरादे के साथ मैं जल्दी पहुंच गया। सारा सोफा पर आंखें बंद किए आराम कर रही थी और मैं बिना रुके क्लीनिंग करने लगा। मुझे महसूस हो रहा था कि उसकी निगाहें मुझ पर हैं, वो मुझे देख रही थी, मुझे परख रही थी। इससे मुझे असहज महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे अपना काम करना था। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। सारा ने इशारे से मुझे दरवाजा खोलने को कहा। मैंने सिर हिलाया और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने गेस्ट को घूरने का इरादा नहीं किया था, लेकिन जैसे ही मैंने डोर खोला मेरी पूरी दुनिया जम गई। मेरे सिर की त्वचा में झनझनाहट दौड़ गई। मेरी नजर सामने खड़े इंसान से टकराई और फिर हट ही नहीं पाई। ईथन। बस मेरा नाम सुनना ही काफी था कि मेरे घुटने कमजोर पड़ गए। क्लोई, तुम आ गई, सारा ने मेरे पीछे से कहा। वो आकर बिल्कुल मेरे बगल में खड़ी हो गई, ऐसे जैसे हम कोई कपल हो जो किसी गेस्ट का स्वागत कर रहे हो। अंदर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हम? उसका क्या मतलब था? हम? कोई हम नहीं था। मैं तो बस क्लोई को हाल के दिनों की सारी गैर हाजिरी समझाने वाला था, सारे झूठ बताने वाला था जो मैंने घर पर न होने के बारे में बोले थे। लेकिन सारा के हटते ही क्लोई बिना मेरी तरफ देखे मेरे पास से निकल गई और अपार्टमेंट के अंदर चली गई। उसने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों का भाव, शॉक, कंफ्यूजन और फिर धीरे धीरे उभरती हुई ठंडी समझ, उसे देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जब वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ी, उसकी उदासीन पीठ को देखकर मेरे अंदर अचानक घबराहट भर गई। सैरा ने उसे वही टी परोसी जो मैंने बनाई थी, फिर मेरी तरफ मुड़कर ऐसे टोन में बोली जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। ईथन, टी ठंडी हो रही है, जाकर और बना दो। ये मेरा जॉब था, फिर भी मैं हिल क्यों नहीं पा रहा था। अचानक सैरा की आंखें मुझे अजनबी लगने लगी। उसके चेहरे पर वो स्मग और ट्रायम्फेंट एक्सप्रेशन, जैसे किसी शो के शुरू होने का इंतजार कर रही हो। वो शायद उसका असली चेहरा था। ये मेरा हाउसकीपर है, सारा ने नकली काइंडनेस के साथ क्लोई से कहा, जबकि क्लोई की नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। बस थोड़ी क्लीनिंग करता है, आज मैंने इसे खास तौर पर मदद के लिए रुकने को कहा है। सारा की बात सुनकर क्लोई की भौहें सिकुड़ गईं। उसने फिर मेरी तरफ देखा और उसी पल जब उसने नजरें हटाई, मुझे पुराने दिनों वाली क्लोई की झलक दिखाई दी। वही रूथलेस, वही डिसिसिव, वही कोल्ड हार्टेड वुमन जिसे मैं जानता था। तभी सब कुछ समझ में आ गया। ये दोनों एक दूसरे को जानती थी और साफ था कि अतीत में सैरा क्लोई से किसी लड़ाई में हार चुकी थी। अब हालात उलट चुके थे। अब क्लोई को किसी चीज की जरूरत थी। सैरा ने जानबूझकर ये मीटिंग यहाँ रखी थी, जानबूझकर मुझे हायर किया था, सिर्फ क्लोई को नीचा दिखाने के लिए। उसका क्लोई की मदद करने का कोई इरादा नहीं था, बिजनेस की भी कोई बात नहीं थी। वो सिर्फ बदला लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि जो औरत कभी उसे कीड़े की तरह समझती थी, वो अपनी ही आदमी को सर्वेंट बना हुआ देखे। और ये सब तब जबकि क्लोई को असलियत का कोई अंदाजा नहीं था। मैंने घृणा से सैरा को घूरा, लेकिन उसने बस भौं उठाई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्लोई, उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, तुम किस बारे में बात करना चाहती थी? मैं बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे डर था कि कहीं मैं क्लोई की प्लानिंग खराब न कर दूं। कुछ नहीं, क्लोई ने शांत स्वर में कहा। वो खड़ी हुई, अपना कप खाली किया और बोली, टी अच्छी थी? फिर उसने कप फर्श पर दे मारा। धड़ाम। अगले ही पल वो साराह पर टूट पड़ी। उसके मुक्के लगातार बरसने लगे, एक के बाद एक, बार बार। सैरा के पास खुद को बचाने की ताकत तक नहीं थी। क्लोई तब तक नहीं रुकी जब तक सारा फर्श पर पड़ी सिसकती हुई हालत में नहीं पहुंच गई। फिर क्लोई मेरी तरफ मुड़ी, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर खींच ले गई। हमें जल्दी करनी होगी, उसने कहा। ऐसा स्टंट करने के बाद सारा ने शायद आसपास लोगों को हमें पकड़ने के लिए रखा होगा। आखिर मेरे सिर पर अभी भी प्राइस लगा हुआ है। इतनी स्थिति में भी उसे मजाक करने का समय मिल गया था। मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। हमने कई बार सबवे बदली और काफी देर बाद जाकर मुझे थोड़ा सुरक्षित महसूस हुआ। लेकिन मेरे दिमाग से एक चीज निकल नहीं रही थी, दरवाजा खुलते समय क्लोई के चेहरे का वो भाव। आखिर मैंने पूछ ही लिया, तुम क्या सोच रही थी जब तुमने देखा कि डोर मैंने खोला है? मुझे पता था, उसने सीधा जवाब दिया। क्या पता था? वो मेरी तरफ मुड़ी और बोली, मुझे पता था कि तुम किसी अमीर इंसान के साथ भाग गए हो। और हाँ, वो इंसान भी वही निकली जो मुझसे नफरत करती है। लगता है तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। ये सच नहीं है। मेरे मुंह से ये शब्द बिना सोचे निकल गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी बेवकूफी वाली बात सोच सकती है। तुम बैंकरप्ट हो,
है ना? मैंने अपनी सारी सेविंग्स तुम्हारे डेट्स चुकाने में लगा दी थी, इसलिए मैंने ये हाई पेइंग जॉब ढूंढी क्योंकि मुझे लगा मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं समझ गई, क्लोई ने कहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अब मुझे सब समझ आ गया। वो जानबूझकर तुम्हारा इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। उसने एक बार मेरी कंपनी में जॉब लेने की कोशिश की थी और फेल हो गई। फिर वो एक कॉम्पिटिटर के पास गई और वहां से भी मुझे टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर फेल हो गई। असल में मुझे उसकी दोनों फेलियर्स के बारे में दूसरों से पता चला था। वो कभी मेरे बिजनेस को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं पाई और अब उसने मुझे इंसल्ट करने के लिए इतनी मेहनत की और फिर से फेल हो गई। मैंने उसकी बात पूरी की। नहीं, क्लोई ने अचानक धीमी आवाज में कहा। इस बार वो सक्सेसफुल हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। उसकी उंगलियां हल्की सी हिली, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत नहीं हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सच में अपनी सारी सेविंग्स मेरे डेट्स चुकाने में खर्च कर दोगे। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ध्यान कहीं और हो। फिर टैक्सी से उतरते समय उसने अचानक कहा, एक दिन मैं तुम्हें इसका डबल वापस दूंगी। उस दिन के बाद मेरे और क्लोई के बीच की टेंशन जैसे खत्म हो गई। वो मेरे टेकिंग गेम में पहले की तरह साथ देती रही, मेरी हर अचानक आई हुई इच्छा को मानती रही। मैंने दूसरी जॉब्स ढूंढना बंद कर दिया और उसकी पुरानी बिजनेस कॉन्टैक्ट से मिलने उसके साथ जाने लगा। वो अब भी वही क्लोई थी, बोल्ड और मेटिकुलस, शार्प और डिसिसिव। उसका एम्पायर दोबारा खड़ा करने का रास्ता बेहद मुश्किल था, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। जब मुझे लगा कि आखिरकार हमारी जिंदगी थोड़ी स्टेबल होने लगी है, तभी क्लोई हॉस्पिटल पहुंच गई। मैं डिनर बना रहा था, तभी हॉस्पिटल से कॉल आया। क्या आप मिस्टर ईथन हैं? आपको तुरंत हॉस्पिटल आना होगा। मिस क्लोई को खून से लथपथ हालत में लाया गया है। वो शॉक में जा रही है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने तुरंत स्टोव बंद किया, पावर ऑफ की और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में क्लोई की एक पुरानी लॉयल असिस्टेंट का कॉल आया। उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था। क्लोई एक इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने की कोशिश कर रही थी। इन्वेस्टर ने उसे एक क्रूल चैलेंज दिया था। उसने $2 मिलियन से भरा हुआ कार्ड टूटे हुए ग्लास के गड्ढे में फेंक दिया और कहा, अगर तुम इसमें कूद कर इसे निकाल लाओ तो इन्वेस्टमेंट तुम्हारी होगी। मैं कांपने लगा। टूटे हुए ग्लास से भरा गड्ढा, उसके शरीर पर कितने कट्स आए होंगे, उसे कितना दर्द हुआ होगा। वो अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। मैं इतना परेशान था कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, जैसे घाव मुझे लगे हों। असिस्टेंट की आवाज भर्रा गई। क्लोए बहुत डेस्परेट हो गई थी। सर्जरी आधी रात तक चली। डॉक्टर की आवाज भी कांप रही थी। सिर्फ एक इंजरी जानलेवा थी जिसे हमने बंद कर दिया है, लेकिन छोटे छोटे कट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। हॉस्पिटल पहुंचने तक उनका काफी ब्लड लॉस हो चुका था। उन्हें बहुत आराम की जरूरत होगी। मैं गर्नी के पीछे पीछे उसके रूम तक गया और उसके पास जाग कर बैठ गया। एनेस्थीसिया का असर उतरते ही क्लोई जल्दी जाग गई। उसने चारों तरफ देखा। हॉस्पिटल में होने का एहसास होते ही पहले उसके चेहरे पर राहत आई, फिर वो फिर से टेंस हो गई। ईथन, मेरी चीजें लाओ, हम जा रहे हैं। अब वो मुझसे शायद ही कभी उस कमांडिंग टोन में बात करती थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है। मुझे उसकी जान जोखिम में डालने वाली हरकत पर गुस्सा होने का मौका भी नहीं मिला था और अब वो मुझे गुस्सा होने की एक नई वजह दे रही थी। हमें वापस जाना होगा, उसने दृढ़ आवाज में कहा। फिर उसकी आवाज नरम पड़ गई। हॉस्पिटल में रहना ऐसा है जैसे मैं सबको अपना लोकेशन बता रही हूँ। लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। मैं उसकी बात समझता था, लेकिन उसकी हालत में वो हॉस्पिटल कैसे छोड़ सकती थी। मैं इतना परेशान था कि रोना चाहता था। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आया। उसने एक नजर में पूरी सिचुएशन समझ ली और तुरंत डिस्चार्ज पेपर वर्क करवाने चला गया। क्लोई ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजर और आवाज में बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। घर जाओ और मेडिकल सप्लाईज तैयार करो। इन वार्ड्स की ड्रेसिंग नियमित रूप से बदलनी होगी। ठीक है, जो भी चीजें कम हो अभी जाकर खरीद लाओ। मैं मना नहीं कर सका, इसलिए मैं चला गया। मैं भीड़ भाड़ वाले हॉस्पिटल में तेजी से भागा, जैसे मेरे दिमाग में एक मैप खुल गया हो जो मुझे डॉक्टर के ऑफिस से फार्मेसी और फिर बिलिंग डिपार्टमेंट तक रास्ता दिखा रहा था। हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही मैंने एक कैब रोकी और सीधे घर की तरफ निकल गया। मैं क्लोई से पहले घर पहुंच गया। वो अभी तक नहीं आई थी। उसके कहे अनुसार मैंने जल्दी जल्दी सारी मेडिसिन और सप्लाईज तैयार कर दी जिनकी उसे जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन मैं इंतजार करता रहा और करता रहा। 30 मिनट का सफर 2 घंटे में बदल गया। फिर भी वो घर नहीं पहुंची। एक ऐसा पैनिक मुझ पर हावी हो गया जैसा मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैं वापस हॉस्पिटल जाने के लिए बैग पैक करने लगा, लेकिन जैसे ही निकलने वाला था मेरी नजर किचन में टंगे एप्रन पर पड़ी। ट्रैकर अभी भी उसके टूथ में था। मैं भागकर कंप्यूटर के पास गया, ऐप खोला और उसकी लोकेशन चेक की। जो मैंने देखा उससे मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी लोकेशन समुद्र में थी और लगातार इंटरनेशनल वाटर्स की तरफ बढ़ रही थी। उसी समय उसके असिस्टेंट का कॉल आया। इथन, क्लोई खतरे में है। उसका आखिरी मैसेज मुझे यही था कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूं। उसने कहा था कि तुम्हें पता
होगा उसे कैसे ढूंढना है। वो पानी में है, साउथ की तरफ जा रही है, वो लोग उसे इंटरनेशनल वाटर्स में ले जा रहे होंगे। मैं बोल भी नहीं पा रहा था। मिस्टर ईथन प्लीज नीचे आइए, मैं लगभग पहुंच चुका हूँ। मैं उसके साथ गया और हम जल्दी से एक बोट पर सवार हो गए जो समुद्र की तरफ जा रही थी। बोट बहुत तेज थी। पूरे सफर में मैं लैपटॉप पर उसकी लोकेशन ट्रैक करता रहा और बीच बीच में बोट के किनारे झुककर उल्टियां करता रहा। शाम ढलने लगी। आखिरकार हमें उनकी बोट दिखाई दे गई, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचने लगे वो रुक गए और अगले ही पल हमारे पीछे बिल्कुल वैसी ही एक दूसरी बोट दिखाई दी। ये ट्रैप था। असिस्टेंट का चेहरा गंभीर हो गया। दूसरी बोट पर खड़ा एक आदमी चिल्लाया, क्या सच में तुम्हें लगा था कि इंटरनेशनल वाटर्स में आकर तुम सुरक्षित घर लौट जाओगे? मेरी नजर सिर्फ क्लोई पर थी। उसे उनकी बोट की रेलिंग से बांधा गया था। उसके घावों से अब भी खून बह रहा था। मैं देख सकता था कि उसे बांधने वाली रस्सी एक बड़े कंक्रीट ब्लॉक से बंधी हुई थी। अगर वो लोग उसे पानी में फेंक देते तो वो कभी दोबारा सतह पर नहीं आती। ये सोचते ही मुझे फिर से उल्टी आ गई, इस बार पहले से भी ज्यादा बुरी तरह। हम संख्या में कम थे। असिस्टेंट और मुझे जल्दी ही काबू कर लिया गया और घसीट कर उनकी बोट पर ले जाया गया। मुझे क्लोई के पास ऐसे फेंका गया जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ। मुझे माफ करना, उसने कहा, मैंने तुम्हें इसमें घसीट लिया। मैंने इससे पहले कभी ऐसी सिचुएशन का सामना नहीं किया था। समुद्र का डर, मछलियों का खाना बन जाने का डर मेरे अंदर आदिम भय की तरह उमड़ रहा था। हमारा कैप्टन हंसा, वाह क्लोए, अब पहले जैसी घमंडी नहीं लग रही हो, है ना? उसने अपना पैर उसकी पिंडली पर रख दिया। देखा, जो भी तुम्हारे करीब आता है उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। अब भी सोच रही हो कि कमबैक कर लोगी? वो आदमी लगातार बोलता जा रहा था। क्लोए के प्रति उसकी नफरत उसके शब्दों में साफ झलक रही थी। नई कंपनी शुरू करने का सोच रही हो? मैं पक्का करूंगा कि तुम्हारी मौत हो जाए और तुम्हें पता भी न चले कि हुआ क्या था। फिर वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जो आदमी 3 साल तक तुम्हारे साथ रहा वो तुम्हारे लिए कैसे मरता है, और उसके बाद मैं तुम्हें भी उसके पीछे भेज दूंगा। जैसे ही वो बोल रहा था, क्लोई ने अचानक मेरा हाथ दबाया। उसने चुपके से अपने हाथों की रस्सी खोल ली थी। आदमी जैसे ही मुझे पानी में धक्का देने वाला था, क्लोई झटके से उठ खड़ी हुई। उसने खुली हुई रस्सी उसके गले में लपेट दी। उसी समय असिस्टेंट ने रस्सी के दूसरे सिरे से बंधे कंक्रीट ब्लॉक को धक्का दे दिया। एक चीख के साथ वो आदमी सीधे समुद्र में खिंच गया। चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं। क्लोई ने मुझे शांत करने की कोशिश की। गार्ड स्लिप नॉट नहीं थी, पानी में ढीली हो जाएगी, वो जल्द ही वापस बोट पर आ जाएगा। हमें अभी निकलना होगा। बाकी 2 गूंस कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर वो हमारी तरफ दौड़े। क्लोई और उसके असिस्टेंट ने एक एक आदमी को संभाल लिया। कुछ ही पलों की अफरा तफरी में दोनों आदमी भी पानी में जा गिरे। हम तेजी से अपनी बोट पर चढ़े और वहां से निकल गए। हमारे पीछे हम 3 लोगों को पानी से निकलकर अपनी बोट पर वापस चढ़ते हुए देख सकते थे। असिस्टेंट हांफते हुए बोला, अब वो हमारा पीछा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जैसे ही हम निकले थे, मैंने कोस्ट गार्ड को कॉल कर दिया था। अच्छा किया, क्लोई ने कमजोर आवाज में कहा। वो मेरे सहारे टिक गई, फिर उसने आंखें बंद कर ली और चुप हो गई। मैं डर गया। मैंने तुरंत चेक किया कि वो सांस ले रही है या नहीं। जब मुझे उसकी नाक से आती हुई हवा महसूस हुई, तभी मैंने राहत की एक छोटी सी सांस ली। तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। क्लोई की आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। मेरा दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। ऑफ कोर्स क्लोई, तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना डर गया था। मुझे तुम्हारे पैसों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने पर गुस्सा होने का मौका भी नहीं मिला, और फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए खोने वाला था। लेकिन तुम तो आजाद होना चाहती थी, है ना? उसने पूछा। क्या आजादी चाहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? क्लोई हल्का सा मुस्कुराई। ये सब बिल्कुल किसी मैरिड कपल जैसा लग रहा है। हम वापस लौट आए। मैंने किसी तरह क्लोई को कुछ दिनों तक आराम करने पर मजबूर किया, लेकिन उसके बाद वो फिर पहले की तरह काम में जुट गई, लगातार बिना रुके। उसे इन्वेस्टमेंट मिल गया। जो आदमी उसे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था वो जेल पहुंच गया और उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती हुई दिखाई देने लगी। मैंने उससे कहा कि उसे इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। दुनिया का सारा पैसा एक साथ नहीं कमाया जा सकता। लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे करना होगा। मैं केप्ट वुमन बनकर थक चुकी हूँ, अब मैं पेट्रन बनना चाहती हूँ। और फिर उसकी जिंदगी एक बार फिर तेजी से ऊपर जाने लगी। उसने अपनी नई दौलत का इस्तेमाल मुझ पर गिफ्ट्स बरसाने में करना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टीज, कार्स और हर तरह की चीजें। मैं हंस पड़ा। ये तो किसी मैरिज प्रपोजल जैसा लग रहा है, तो इसे प्रपोजल ही मान लो, क्लोई ने कहा। उसी समय उसने मेरे अकाउंट में एक और बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी। तो बताओ, तुम फिर से मेरे केप्ट मैन बनना चाहते हो या मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं उसके ऊपर झुक गया। मैं पेट्रन बनना चाहता हूँ, मैं लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बिना दया के तंग करना चाहता हूँ। ठीक है, क्लोई ने कहा। उसने अपना वॉलेट निकाला और उसमें मौजूद सारे क्रेडिट कार्ड्स मेरे सीने पर फेंक दिए। पैट्रॉन गरीब नहीं हो सकता, ये सब तुम्हारे हैं। फिर वो पीछे लेट गई। उसने अपना अंडरवेयर उतारा
और उसे अपनी आंखों पर रख लिया। तो फिर आओ, मुझे तंग करो बेरहमी से। मिस्टर पैटर्न, पास ही रखी नई खोली गई फेटिश कॉस्ट्यूम पर मेरी नजर गई और मेरा मूड काफी अच्छा हो गया। मेरे नीचे लेटी हुई पूरी तरह बेखबर औरत ने कहा, मिस्टर पैटर्न, क्या आप अभी तक तैयार नहीं हुए? प्लीज जल्दी कीजिए, आज दोपहर मेरी कोर्ट हाउस में अपॉइंटमेंट है। आ रहा हूं, मैंने झपटते हुए कहा। इस बार मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगा।